एक साथ मिलकर लड़ेंगे। जिसकी जहां जो ताकत है कार्यकर्ताओं की संगठन की, वो एक साथ लड़कर सभी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अब जहां तक आ रहा है कटेंगे तो बटेंगे, इसके बाद थोड़ा सा मैं अपने विचार व्यक्त कर लूं। सन 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी, विदेशी कंपनी ने भारत में अपना व्यापार फैलाने के नाम पर प्रवेश किया और वो 1947 तक भारत में राज करती रही। 190 साल का राज उन्होंने कटेंगे तो बटेंगे पे ही किया। उन्होंने बांट के ही समाज को 190 साल तक भारत पर शासन बटेंगे किया। तो कटेंगे है नारा, थोड़ा मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूं। कटेंगे बटेंगे, जी बटेंगे कटेंगे, जो भी फिलहाल जी। राज करो और बांटो, बांटो और राज करो, ये नारा ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अब जो आज के जो भी लोग महान राजनीतिक व्यक्तित्व तो इस बात को कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा इतिहास के प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए। देश की आजादी में सबका योगदान है, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, मंगल पांडे हो, अशफाक उल्लाह खान हो, चंद्रशेखर सिंह आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, गोपाल गंगाधर तिलक हो। क्या आप इनको भी कटेंगे बटेंगे की श्रेणी में रखेंगे? ये मेरा एक प्रश्न है। ठीक। और बात है कांग्रेस की। कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता और अखंडता की बात की है, जिस पार्टी का आजादी के दौरान कोई योगदान नहीं रहा, जिस विचारधारा का, और जिस विचारधारा ने टू नेशन थ्योरी को समर्थन देते हुए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पश्चिम बंगाल में एक सरकार बनी, जिसके उस समय के मुख्यमंत्री लियाकत अली खान, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, और उस समय के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, जबकि अंग्रेजी शासन था। तो ऐसे विचारधारा के लोगों को कांग्रेस की विचारधारा पर प्रश्न उठाने का मुझे तो नहीं लगता कोई औचित्य बनता है। अगर आपको लगता हो तो आप कृपया साथी पैनलिस्टों से इस बारे में जवाब ले लें। ठीक है, और मैं फिर जवाब जो ले लेता हूं। मैं जवाब जी ले जी लेता हूं ऋषभ तिवारी से। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ ऋषभ तिवारी जुड़ गए। ऋषभ जी, नारा गढ़ा आपने और क्रेडिट समाजवादी पार्टी लूटती हुई नजर आ रही है। आपके नारे में बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र है और उनके नारे में जुड़ेंगे जीतेंगे तमाम शब्दों का जिक्र है। तो नारा क्रिएटिविटी का क्रेडिट तो आपको जाता है, लेकिन माइलेज क्या समाजवादी पार्टी लेती नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बटेंगे तो कटेंगे नारे से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम छोटे थे तो बचपन से मॉरल साइंस पढ़ते आए हैं कि एकता में ही बल है, जुड़ के रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। इससे किसी के नकारात्मक अगर सोच आ रही है तो उन लोगों को आ रही होगी जो अंग्रेज की थ्योरी यहाँ समझा रहे थे। अंग्रेज की थ्योरी समझाते समझाते उनको ये समझ में नहीं आया कि उनके बातों में ही आंसर है नहीं कि तो क्या अंग्रेज ने आपके क्या इस किया, बटेंगे बांट के ही कटेंगे तो राज मुसलमान किया। भी शामिल हैं? ये जो आपने नारा दिया है, ये बटेंगे कटेंगे किन के लिए है? जरा क्लैरिफाई कीजिए ना। तब तो वो जो कहानियां आप समझा रहे हैं अनेकता में एकता की, वो सही होगी। प्रश्न हो गया सर, तो मैं जवाब दे देता हूँ। काउंटर प्रश्न करेंगे तो जवाब नहीं आ जी पाएगा। जी, तो बोलिए। धन्यवाद। योगी जी ने पहली बात तो ये नारा दिया था जब बांग्लादेश के संदर्भ में दिया था, और उस नारे को लेकर जो विपक्ष छाती पीटने लग गया, वो कहीं ना कहीं उनका बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार हिंदुओं के प्रति उनका क्या प्रेम है वो निकलकर सामने आ गया, इसमें कोई शक नहीं है। और जब मोदी जी ने नारा दिया कि जब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो उसमें ना तो किसी धर्म को कोट किया ना तो किसी जाति को कोट किया। अब दिक्कत उन लोगों को है जो जाति और धर्म की राजनीति में जिनकी रोजी रोटी चल रही है। दूसरा बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही, लगता है यही सारा ज्ञान लेकर बैठे हैं, इनकी ज्ञानों में थोड़ी कमी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस सरकार से इस्तीफा क्यों दिया, इनको शायद नहीं पता। जब उनको उस कमेटी में लाया गया कैबिनेट में, उसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि पूरा बंगाल ये लोग पाकिस्तान को देना चाह रहे थे। अगर आज आधा बंगाल हमारे पास है तो ड्यू टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जनसंघ के संस्थापक ने विरोध किया, इसलिए है। और नेहरू लियाकत कमेटी ने जब 1950 के बाद पैक्ट साइन किया था, तो किसी ने विरोध अगर किया था तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और ये बात करते हैं कि आजादी में उन लोगों का क्या योगदान रहा, मैं आपको बता रहा हूं सर। पहली बात तो ये, कांग्रेस पार्टी ने कोई आजादी नहीं दिलाई है। उस समय कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन था जो आजादी के लिए बना हुआ संगठन था, और आजादी के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है। तो ये थ्योरी समझा के देश की जनता को गुमराह ना करे। उस कांग्रेस के संगठन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, हमारे जो आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जी भी रहे थे। और 1932 में जब चंद्रशेखर आजाद जी लोग को अंग्रेजों ने खदेड़ा था, तो हेडगेवार जी ने अपने घर में संरक्षण देकर उनके साथ ताल में ताल मिला के देश हित में 9 महीने तक योगदान भी दिया था। तो हिस्ट्री पूरा पढ़ के बैठे। ये वो कांग्रेस नहीं है पार्टी जो आज चुनाव लड़ रही है और जो पाकिस्तान से जाके कहती है। ठीक है, हिस्ट्री तो आपने समझा दी। मेरा सवाल मैंने आपसे एक और पूछा था, उसका भी जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो
मोदी जी ने जो नारा दिया, एक है नेक रहेंगे कोई जाति नहीं, योगी जी ने बांग्लादेश के संदर्भ में ये नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। वहां पे जिस तरह से अपने आप में लोगों को बांटा गया बांग्लादेश में, वहां पे जो अत्याचार हुआ उस संदर्भ में दिया। और एक वहां बात, बांटा कहां अगर गया? वहां तो ये साफ साफ था कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, वहां बांटा कहां गया? वो क्या वहां तो ये साफ था बांटा ही, कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था और उसको लेकर पूरी दुनिया देख रही थी कि हिंदुओं की क्या स्थिति बांग्लादेश में जो है अत्याचार वो नजर कहां आई। से हो रहा था एंकर महोदय? अत्याचार कहां से हो रहा था? आरक्षण में उनकी कमी कर दी गई, नौकरी से निकालने लग गए, उनको प्रताड़ित करने लग गया। और क्यों? किसी लोगों को जो वहां पर जाके किसी विशेष धर्म को पहले तोड़ा गया, फिर विशेष जाति को तोड़ा गया। पूरा देखिए तो वहां का क्या रिपोर्ट निकल कर आया है। ह्यूमन राइट्स का भी रिपोर्ट है, वर्ल्ड का भी रिपोर्ट, यूएनओ की तरफ से जो सर्वे टीम गई थी उनका क्या रिपोर्ट है। ठीक उनको पहले लालच देके जो टेक्सटाइल बिजनेस में जो लोगों को सम्मिलित किया गया, उसके बाद ठीक है। उनको धीरे धीरे गुमराह करके वहां की अर्थव्यवस्था पे बाहरी ताकतें, मतलब आप ये कह रहे हैं बटेंगे बटेंगे तो कटेंगे नारा किसी एक वर्ग को टारगेट करके नहीं दिया गया, क्यों? जब योगी जी ने स्टेटमेंट दिया था वो बांग्लादेश के संदर्भ में था, लेकिन इनके अनुसार अगर वो हिंदू के लिए था, तो अगर किसी धर्म को एकजुट रहने की बात कही जा रही है तो दिक्कत क्या है? और हमें कोई मुस्लिम प्रेम ना समझाए यहाँ पे बैठकर, क्योंकि हम वही पार्टी हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के लिए ठीक है। नॉमिनेट करते हैं। कृतिनिधि पांडे अगर हमारे समाजवादी लिए पार्टी के मुस्लिम, प्रवक्ता अगर हमारे साथ जुड़ हमारे लिए गए। मुस्लिम, मैं कृतिनिधि आपको जी, बता रहा हूं सर, अगर हमारे लिए मुस्लिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है तो सर झुका ठीक के है। नमन करेंगे, लेकिन अगर कोई कसाब है तो उसको फांसी पे लटकाएंगे। ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। बताइए कृतिनिधि पांडे जी, क्यों दिक्कत हो गई इस नारे से आपको? क्यों आप लोग इस नारे को लेकर 5-6 अलग अलग नारे लेकर आ गए? जुड़ेंगे जीतेंगे, पीडीए जुड़ेगी जीतेगी, आखिर ये नारों की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी इसमें क्यों कूद गई? ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई ये नारा हम किसी को टारगेट करके हमने नहीं दिया था, ये तो हमने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर दिया था। आप लोगों को डर है कि जो आपने पीडीए कॉम्बिनेशन बनाया है वो कहीं इस नारे से छिटक तो नहीं जाएगा? देखिए चंदन जी, जी, जो बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र का कि बांग्लादेश के कृतिनिधि जी, आपकी आवाज जो है वो ढंग से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा हरियाणा के चुनाव से बांग्लादेश का क्या लेना देना? जी, तो हेलो जी सर, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए आवाज? बोलिए बोलिए सर जी। देखिए मैं कह रहा था कि अगर बांग्लादेश के संदर्भ में था तो हरियाणा के चुनाव में भी इस नारे का इस्तेमाल हुआ। देखिए दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के बाद से मानसिक अवसाद में है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीट जीतने का सपना आ रहा था, जिस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लीड करने का सपना आ रहा था, जिस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को हराने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी लोकसभा चुनाव, उस उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए का जो नारा दिया, और उस पीडीए के नारे में जब पीडीए जुड़ा तो जीता, और जीता कितना? 37 पार्लियामेंट की सीट समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में 37 सीट आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीता गया। और उस जीत के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार अवसाद की स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी को कोई विकल्प दिख नहीं रहा, क्या करे, इसीलिए वो इस तरीके के नारों का इस्तेमाल कर रही है, बटेंगे तो कटेंगे। अगर बांग्लादेश, भारत के बाहर किसी भी देश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार है। उसका कड़ा प्रतिवाद अगर नहीं हो पा रहा है तो मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो केंद्र में 2014 से सरकार चला रहा है। अगर दुनिया के किसी हिस्से में कहीं अन्याय और अत्याचार हो रहा तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए। सरकार घेरने में, बांग्लादेशों की जो अंतरिम सरकार है उसको भी घेरने में असफल रही है। ये विदेश नीति का मामला। और जब बैठक हुई थी तो सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप जो फैसला लेंगे पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा। अगर उसके बाद भी अन्याय अत्याचार हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असफलता है कि अन्याय और अत्याचार हो। और मैं बार बार कहा
पीडीए जुड़ेगा, पीडीए जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की पॉलिटिक्स करे उसको इस तो उपचुनाव डर में है भी क्या हटाएगा, 2027 सपा में भी में कि ये जो नारा दिया है बीजेपी ने, इससे पीडीए छिटक सकता है, इसीलिए बैक टू बैक 5-6 नारे आप लोगों ने देखिए, कस दिए हैं? नहीं 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 नहीं, कोई नारा नहीं। हमारा तो नारा लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से है पीडीए का। और इसलिए है कि जो आरक्षण की लूट हुई, जो आरक्षण नहीं मिल पा रहा पिछड़े दलित को, जो अन्याय और अत्याचार हो रहा पिछड़े दलित के साथ, उनके लिए हमने नारा दिया कि जुड़िए, ताकत बढ़ाइए और जीतिए। और पीडीए में जुड़ा तो 2024 में जीता, और जीता ऐसा जीता कि भारतीय जनता पार्टी को देश में बहुमत नहीं मिल पाई। वो रिजल्ट सामने था, लेकिन सवाल ऋषभ तिवारी जो कृतिनिधि पांडे उठा रहे पार्टी की वजह से कि आप लोगों में इस बात को लेकर डर था कि अगर जो पीडीए का समीकरण सपा ने सेट किया है वो उपचुनाव में भी उसी तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा, तो रिजल्ट कमोबेश वही रहेगा जो लोकसभा में था। और जब आप इस नारे को बांग्लादेश के संदर्भ में कहते हैं तो फिर हरियाणा में इसका क्यों इस्तेमाल किया गया, ये पूछ रहे हैं कृतिनिधि पांडे आपसे। देखिए, पांडे जी की बातों को अगर आज आपके दर्शक सुन रहे होंगे तो उनके अंदर थोड़ी थोड़ी मुस्कान भी आ रही होगी। इनका कहना है कि 10 साल से जो मोदी जी की सरकार है इसलिए पूरे विश्व में हिंदू पे अत्याचार हो रहा है। अरे भाई साहब, मतलब आपको कब्ज भी हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार आप मोदी जी को मानेंगे? मतलब कहां से लाते हैं ऐसी थ्योरी? अभी जो अरे तिवारी जी, आप मानसिक अवसाद में है। भारतीय जनता पार्टी मानसिक अवसाद में है। देखिए, मैं बीच में नहीं आप बोला। भाषा का इस्तेमाल सही रखिए। अंकल महोदय, अगर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में अगर हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कर रही है, तो आज जिम्मेदार कौन है? अंकल महोदय, इस तरह डिबेट नहीं जो हो पाएगा। मैं अच्छा, कृतिनिधि पांडे जी एक सेकंड रुक जाए ना, बोल लेते हैं फिर आपको समय दूंगा जी। बोलिए ऋषभ जी। आपकी जो बातें मैं सम्मानपूर्वक सुनूंगा, आप प्लीज मेरी बातों को भी सुनिए, निवेदन होगा आपसे। और दूसरी बात, जो हरियाणा इलेक्शन की बात कही गई, हरियाणा इलेक्शन में बेशक ये अगर बातें निकल के आई तो वो इसलिए निकल कर आई क्योंकि जब राहुल गांधी जी मंच से, और मंच से ना केवल विदेश में जाकर ये कहेंगे कि यहाँ पे जो लोकतंत्र खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है, देश की बदनामी करेंगे, और वहां पे जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था, इन लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कोई भी नेता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक में ये ट्वीट तक नहीं कर सका कि वहां पे हो रहे हिंदू पे अत्याचार पे हमें दुख है, हिंदू शब्द का नाम तक इस्तेमाल नहीं किया। इतनी तुष्टिकरण से इनको प्रेम है, इतना इनको एक वोट बैंक की राजनीति करनी है कि इन्होंने केवल खाना पूर्ति करते बैठक में शामिल हुए और एक इन्वॉल्वमेंट की बात कही। रिमार्क अपलोडेड है गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, पढ़ लीजिए। लेकिन खुले तौर पे मोदी जी ने कहा और हमारे सारे नेताओं ने कहा कि हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं। अरे आपको दिक्कत क्या है लिखने में? इतना तुष्टिकरण से आपको प्रेम है। ठीक है प्रशांत जी, अगर इस और जो पीडीए जोड़ने की बात करते हैं सर, एक लास्ट क्वेश्चन में ऐड ऑन करना चाहूंगा। जो पीडीए जोड़ने की बात करते हैं तो क्या आपको स्वर्णों का वोट नहीं चाहिए? मीन्स आपको राजपूत, ब्राह्मण और अगले लोगों को नहीं देखना है? ठीक है, ठीक है, आपने पॉइंट मेक लिया। प्रशांत जी, ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा जिसने अगर सबसे ज्यादा डेंट किया तो वो हरियाणा चुनाव में आप लोगों को किया, क्या इस बात को तो आप लोग मान रहे हैं? नहीं, मैं हरियाणा चुनाव के संदर्भ में आपको बता दूं चंदन जी, हम वहां पे बहुत ही मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी से पीछे रह गए। ऋषभ जी ने बताया चुनाव के बारे में, इनको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। पहली भारत की सरकार इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिसको नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। दोनों ही लोग थे। 1951 में संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग के गठन हुआ। 1952 में प्रथम चुनाव हुआ। इनकी पहली राजनीतिक शाखा जो कि भारतीय जनसंघ है, उसका 21 अक्टूबर 1951 में गठन हुआ। 1977 में वो समाप्त हो गई। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 2024 में 44 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का 28 दिसंबर 1885 को गठन हुआ था। ठीक है, मैं समझ गया डेट्स में और हिस्ट्री में आप यही बात कटेंगे तो बटेंगे पे, कटेंगे तो बटेंगे तो बटेंगे तो अडानी अंबानी का कर्जा माफ होगा और जुड़ेंगे तो किसानों का कर्जा माफ होगा। अगर बटेंगे तो जो उद्योगपति इनके मित्र हैं, जिनका इन्होंने पिछले 10 साल में 13 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है, वो माफ होगा। अगर बटेंगे तो पिछले 10 सालों में जो 56 लाख करोड़ कर्जा था देश के ऊपर, वो 165 लाख करोड़ हो गया है, वो बढ़ेगा।
अगर बटेंगे। और रही बात हिंदू धर्म की, बार बार ऋषभ भाई हमारे बात कर रहे थे, तो मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपको सनातन संस्कृति पे कोई आपत्ति है? नहीं, फिर क्यों कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति नहीं जाहिर की? बताइए ना, सवाल तो ये भी वाजिब है ना, देश पूछ रहा है कि बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, राहुल गांधी ने। जी, आप सोशल मीडिया से देश की राजनीति चलाएंगे या राजनीति देश के जो है जनता से चलती है? ये बताइए मुझे। सोशल मीडिया तो 2011 में आया, फेसबुक तो 2009 में आया, फेसबुक तो 2009 में भाई नहीं, बात सोशल मीडिया की नहीं है, बात है कांग्रेस की स्टैंड की। बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ हिंदुओं के साथ, कांग्रेस ने इसको लेकर क्या कहा? विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट है, एक साथ है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ है, हम 9 सीटों पे एक साथ मिलकर लड़ेंगे और हराएंगे, हम नहीं बटेंगे। एक आखिरी सवाल मैं कृतिनिधि पांडे से ले लूंगा, उसके बाद इस चर्चा को हम वाइंड अप करेंगे। कृतिनिधि पांडे जी, जो सवाल ऋषभ तिवारी ने पूछा, वोट आपको केवल सिर्फ पीडीए के चाहिए, पिछड़ा दलित आदिवासी, और कोई वोट नहीं चाहिए क्या आप लोगों को? नहीं, पीडीए का पूरा परिभाषा कई बार बताया गया। पीडीए पिछड़ा दलित, ए से अल्पसंख्यक, ए से आदिवासी, ए से आदिवासी और ए से अगड़े, जो शोषित है, वंचित हैं, जो परेशान हैं, वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत सबक 2024 में सिखाने का काम किया है। और इसी से भारतीय जनता पार्टी हैरान और परेशान है। इसीलिए लगातार नारे गढ़े जा रहे हैं। योगी जी कभी कोई नारा दे रहे, उनके पीछे कभी आरएसएस खड़ी हो रही, उनके पीछे कभी देश के प्रधानमंत्री खड़े हो रहे। ये नारा गढ़ करके इस देश को गुमराह करना चाहते, सरकार में है। इनको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए, इनको बताना चाहिए जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का 800। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट आपने पीडीए के डेफिनेशन का और विस्तार दे दिया, ये मैं समझ गया। समय की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ तिवारी जी, कृतिनिधि पांडे जी और प्रशांत सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासी तासीर को इन दो नारों ने जो है वो गरमा दिया है। ऐसे में देखना होगा कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार उपचुनाव को लेकर आगे बढ़ता है और महाराष्ट्र और झारखंड में भी आखिर इस नारे को लेकर किस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने पक्ष में लोगों को एकजुट करती हुई नजर आती हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।